नमस्ते। बचपन, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद खेल, सपने, बेफिक्री, है ना? लेकिन सोचिए, क्या होता है जब यही बचपन गरीबी की तंग गलियों में कहीं गुम हो जाता है? आज हम अनीस जंग की लिखी उन्हीं कहानियों की गहराई में उतरने वाले हैं, जो इस कड़वी सच्चाई को, गरीबी के उस दुष्चक्र को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। और यही वो ख्याल है जो इन कहानियों के दिल में बसा है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे गरीबी और पुरानी परंपराएं मिलकर एक बच्चे से उसका सबसे कीमती हक, उसका बचपन ही छीन लेती हैं। इस पूरी कहानी में हम दो ऐसी जिंदगियों को देखेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हुए भी एक ही हकीकत बयां करती हैं। और शुरुआत होगी एक ऐसे लड़के से जिसके नाम का मतलब और उसकी असलियत दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, एक बहुत ही दुखद फर्क। तो कहानी हमें ले चलती है दिल्ली के बाहर बसी एक जगह सीमापुरी, एक ऐसी बस्ती जहां जिंदगी का मतलब है कूड़े के ढेर, और इन्हीं ढेरों के बीच हमारी मुलाकात होती है साहिब से। तो कौन है ये साहिब? साहिब असल में बांग्लादेश के ढाका से आया एक कचरा बीनने वाला लड़का है। उसका परिवार तूफान में अपना घर, अपने खेत, सब कुछ खोकर यहाँ दिल्ली चला आया। अब वो सीमापुरी में रहता है और काम की तलाश करता है। और हाँ, वो स्कूल जाना चाहता है, लेकिन उसके आसपास कोई स्कूल है ही नहीं। तो देखिए साहिब की हकीकत क्या है। वो एक प्रवासी है, एक बाल मजदूर है और एक ऐसा बच्चा है जिसका स्कूल जाने जैसा छोटा सा सपना भी बस एक खोखला वादा बनकर रह गया है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी विडंबना सामने आती है। उसका नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है पूरी कायनात का मालिक या ब्रह्मांड का स्वामी। सोचिए, नाम है ब्रह्मांड का स्वामी और हकीकत यह है कि वो कूड़े के ढेरों में सोना यानी कुछ कीमती सामान ढूंढता फिरता है। यहाँ कूड़े को सोने का दर्जा दिया गया है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, सीमापुरी में जीने के लिए ये एक हकीकत है। पर कमाल की बात यह है कि इस सोने का मतलब बड़ों और बच्चों के लिए एकदम अलग है। जहाँ बड़ों के लिए ये उनकी रोज की रोटी है, उनके सर पर छत का जुगाड़ है, वहीं बच्चों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं, आश्चर्य से भरा हुआ, जहां कभी भी 1 रुपये का सिक्का मिल जाने की उम्मीद बंधी रहती है। इस दुनिया में सपने भी कितने छोटे होते हैं। किसी के फेंके हुए पुराने टेनिस के जूते मिलना भी साहिब के लिए एक सपना सच होने जैसा है। भले ही उन जूतों में छेद हो, लेकिन ये उस दुनिया की एक झलक तो देते हैं, टेनिस कोर्ट वाली दुनिया, जो उसकी पहुंच से बहुत बहुत दूर है। और फिर उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है। साहिब एक चाय की दुकान पर काम करने लगता है, और अब जो प्लास्टिक का हल्का थैला वो अपनी मर्जी से उठाता था, उसकी जगह ले लेता है एक भारी स्टील का कनस्तर। ये कनस्तर अब उसका अपना नहीं है, ये चाय के मालिक का है। और यही बदलाव उसकी आज़ादी के खत्म होने का, उसके बचपन के खो जाने का एक पावरफुल सिंबल बन जाता है। अब सीमापुरी से निकलकर चलते हैं फिरोजाबाद और देखते हैं कि कहानी का ये दूसरा पहलू हमें कहाँ ले जाता है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है मुकेश से, एक और लड़का जो उतनी ही मुश्किल हालातों में जी रहा है, लेकिन उसके अंदर एक सपना देखने की हिम्मत है। तो फिरोजाबाद, जिसे भारत के कांच चोड़ी उद्योग का गढ़ कहा जाता है, ये एक ऐसी जगह है जहां पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार कांच की गर्म भट्टियों के सामने काम करते आए हैं। सोचिए वहां के हालात कैसे होंगे। बहुत ज्यादा गर्मी, रोशनी की कमी, हवा का कोई नामो निशान नहीं। मुकेश का परिवार भी इसी जानलेवा कारोबार में फंसा हुआ है। और ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाया जा सकता है। करीब 20,000 बच्चे, जी हाँ, 20,000 बच्चे फिरोजाबाद के इस कांच उद्योग में गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं। बाल मजदूरी से जुड़े सारे कानून यहाँ बेअसर हैं। और इसका नतीजा ये कि कई बच्चे बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। और इस दुष्चक्र को और मजबूत बनाती है एक सोच। मुकेश की दादी कहती हैं, ये तो उसका कर्म है, उसका भाग्य है। उनका मानना है कि चूड़ियां बनाने का ये काम तो उन्हें भगवान ने दिया है, ये उनकी खानदानी विरासत है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता और ना ही तोड़ना चाहिए। लेकिन मुकेश इस भाग्य को मानने से इनकार करता है। वो फिरोजाबाद के दूसरे लड़कों जैसा नहीं है। उसका एक अलग सपना है, कोई हवाई जहाज उड़ाने जैसा बड़ा सपना नहीं, बल्कि एक ऐसा सपना जो शायद पूरा हो सके। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, उसे गाड़ी चलाना सीखना है।
तो साहिब और मुकेश, ये सिर्फ दो बच्चों की अलग अलग मुश्किलें नहीं हैं। नहीं, ये कहानियां हैं एक ऐसे सिस्टम में, एक ऐसे जाल में फंसे होने की जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल उठता है कि ये जाल आखिर है क्या? देखिए, ये एक पूरा चक्र है। सबसे पहले आते हैं साहूकार जो कर्ज देते हैं, फिर आते हैं बिचौलिए जो मजदूरों की मेहनत का फायदा उठाते हैं, पुलिस वो भी ताकतवरों का ही साथ देती है, और राजनेता वो कोई दूसरा रास्ता दिखाते ही नहीं, और ऊपर से ब्यूरोक्रेसी जो इन सब पर आंखें मूंदे बैठी रहती है। मतलब ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे कोई बाहर न निकल पाए। और इस पूरे सिस्टम का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि इन बच्चों के कंधों पर एक ऐसा बोझ आ जाता है जिसे वो कभी उतार ही नहीं सकते। ये बोझ इतना भारी होता है कि वो कुछ और सोचने की, कोई सपना देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। तो फिर इन दोनों कहानियों से हमें मिलता क्या है? एक बड़ा सवाल। जब पूरा का पूरा सिस्टम ही आपकी उम्मीदों को कुचलने के लिए बना हो, तो फिर एक अकेले सपने की क्या अहमियत रह जाती है? और इसका जवाब है मुकेश का वो सपना, अंधेरे में उम्मीद की वो छोटी सी किरण, उसका मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखना। यही अपने आप में उस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम है, एक विद्रोह है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक सिस्टम सपनों को चुप कराने के लिए ही बनाया गया हो, तो उन सपनों को सुनने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।